Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal. Welcome to the second lecture of our audit series. आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एंड दूसरा टॉपिक हुआ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग. नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर ले, बिकॉज ये क्या है, पूरी एक लेक्चर सीरीज है और बहुत सारे कनेक्टेड कंटेंट यहाँ पे रहेंगे. तो अगर आप पिछली वीडियोस को एक बार देख लोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि आज की क्लास में डिस्कस क्या हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सी आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. ठीक है, कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट क्यों किया जाता है. तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो ऑडिटर को जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ और आप हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एक बार आप चेक करो और चेक करके आप मेरे को अपना ओपिनियन दे दो, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो कि आपके अकॉर्डिंग हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपनी का ट्रू पिक्चर शो करते हैं या नहीं. ओके, तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग में बी क्लासिफाइड एज अंडर. पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर में, देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ठीक है, ऑडिटर का पहला काम क्या है कि उसको एक ओपिनियन प्रोवाइड करना है. किसको वो ओपिनियन प्रोवाइड करेगा सर? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को वो अपनी ओपिनियन देगा. क्या ओपिनियन देगा? The primary objective of the auditor is to express an opinion whether the financial statements, सर financial statements का मतलब वही PL account और balance sheet. Okay, तो primary objective of the auditor is to express an opinion whether the financial statements reflect a true and fair view of the company's state of affairs and correct figure of the profit or loss. अब ये state of affairs मैंने क्या बताया था? बेसिकली बैलेंस शीट या फिर फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, नाउ आपको अपने आंसर में ये ज़रूर मेंशन करना है कि स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना चाहिए. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई कि वो अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेगा. और ओपिनियन किस चीज से रिलेटेड है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर शोइंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनीज स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वर्किंग रिजल्ट्स और नॉट. तो ये दो चीजें आपको मेंशन जरूर करनी है. नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ ऑडिट का? ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो बस इतना सा है कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को एक ओपिनियन प्रोवाइड करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपके कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं या नहीं. ठीक है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनीज स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वर्किंग रिजल्ट्स और नॉट. नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर का और एक काम है. क्या एक काम है सर? द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आर, पहला क्या लिखा हुआ है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स. सर ऑडिटर का और एक काम है कि वो कंपनी में ये पता लगाएगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर में डायरेक्टर्स ने, उनके अकाउंटेंट्स ने कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रखा है, या फिर वहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है. ठीक है भाई, शेयर होल्डर्स ने तो बोला था कि आप जाओ और देख करके बता दो कि वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. तो चलो ऑडिटर ने देखा और बता दिया कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ ऑडिटर को और भी एक काम करना है. क्या काम करना है? कंपनी के अंदर में क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या एरर हो रहा है, इसका भी पता उसको लगाना चाहिए. ठीक है सर, फ्रॉड और एरर में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, एक फ्रॉड और एक एरर. ओके, तो फ्रॉड बेसिकली हो गया जो जानबूझ के हम गलत काम करते हैं ना, उसको फ्रॉड बोला जाता है. और जिसको कहते हैं कि गलती से मिस्टेक हो गई सर, तो जो गलती से मिस्टेक हो गई ना उसको बोलते हैं एरर. कि मतलब हमारा कुछ गलत काम करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन सर हो गई गलती, है ना, इंसान है, गलती हो जाती है. तो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंटेंशनल. कि जो आदमी फ्रॉड कर रहा है ना सर, उसका इंटेंशन था, उसका ऐसा नियत था कि वो गलत काम करे. और एरर क्या हो गया?
एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। खैर, अब चाहे हमने जानबूझ के कुछ गलत काम किया हो या हमसे ऐसे गलती हो गई, कुछ भी है भाई, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जानबूझ के हो, चाहे वो बिना मेरी इंटेंशन के हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है ना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत नहीं होने चाहिए, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, एरर की वजह से हो, गलत तो गलत ही होता है ना। तो ऑडिटर का पहला काम क्या है? ऑडिटर का पहला काम हो गया कि वो चेकिंग करेगा और चेकिंग करके अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेगा कि कंपनी के जो बैलेंस शीट और पीएल है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाते हैं कि नहीं कंपनी के बारे में। और उसकी और एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गई कि वो फ्रॉड्स और एरर्स को पता लगाएगा कि भाई कंपनी में फ्रॉड्स एंड एरर्स हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, आई होप फ्रॉड और एरर का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा अभी। वैसे फ्रॉड क्या हुआ, जो जानबूझ करके गलत काम आप करते हो वो फ्रॉड हो गया, और ऐसे जो आपसे गलती से हो गया वो हो गया एरर। ठीक, अब देखो फ्रॉड में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉड कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ सर? अकाउंट्स में गड़बड़ करना। जैसे अब मान लो कि हमारा एक्सपेंसेस हुआ तो है 3,000, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर्स को एक झूठा डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या बता रहे हैं कि सर हमारा एक्सपेंसेस हो गया है 40,000। अब देखो कोई कनेक्शन ही नहीं है, हुआ है 3,000, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि भाई हमारा तो बहुत खर्चा हो गया। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो ये जानबूझ करके अकाउंट्स में छेड़छाड़ करना, अकाउंट्स में गड़बड़ करना, दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ये कौन कर रहा है? कंपनी के अंदर जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, ताकि उनका कुछ प्रॉफिट हो जाए, है ना। शेयर होल्डर्स को झूठ बोल रहे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नहीं तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन क्या हो गया? इसको बोलते हैं हेरा फेरी करना, कि कंपनी से कुछ रुपया उठा करके अपने घर ले गए डायरेक्टर्स, या कोई सामान उठा के अपने घर ले गए। बेसिकली ये रुपया और सामान किसका है? शेयर होल्डर्स का है। कंपनी शेयर होल्डर्स की, पैसा उनका लगा हुआ है। तो अगर हम अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर दे, या फिर कुछ पैसों का या फिर कुछ सामान का हेरा फेरी कर दे, तो ये सब किस में काउंट होता है? फ्रॉड में काउंट होता है। सर एरर का आप एग्जाम्पल दो ना। चलो एरर का एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है ना, ये फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, ये एक आदमी है जो फैक्ट्री में काम करता है, और हम लोगों ने इनको क्या किया? पैसा दिया 4,000 रुपया। तो वो 4,000 रुपया जो है उसको मेरे को क्या बोल के शो करना चाहिए? वेजेस। ठीक है, लेकिन एक नया नया बच्चा आया था, अकाउंटेंट के तौर पे कंपनी में अपॉइंट हुआ था, उसने बाई मिस्टेक उसको वेजेस की जगह क्या दिखा दिया? सैलरी दिखा दिया, लेकिन अमाउंट देखो 4,000 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो अब कहने को तो ये गलत है, बिकॉज होना चाहिए वेजेस, वेजेस की जगह आपने क्या दिखा दिया? सैलरी। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि उसका कुछ गलत काम करने का इंटेंशन नहीं है, उसका कुछ रुपया का हेरा फेरी करने का इंटेंशन नहीं है। हाँ, उसको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने एक गलत हेड, एक गलत लेजर चूज कर लिया और उसके अंदर में उसने एंट्री दिखा दी। तो ये सारी मिस्टेक्स की वजह से ना हमारे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो अगर वेजेस दिखाते ना, तो वेजेस को हम क्या करते? एज एन एक्सपेंस ही शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरी को भी तो हम क्या दिखाते हैं? एक्सपेंस ही तो दिखाते हैं। मतलब अगर आप वेजेस दिखाते तो भी यही कहा जाता कि हमारा 4,000 रुपया क्या हुआ है? खर्च हो गया। और सैलरी दिखाते तो भी यही हो रहा है कि हमारा 4,000 खर्च हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या पीएल अकाउंट में जाता, मगर उससे हमारे फाइनल प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो गलती है, इसको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा कि भाई हम यहाँ पे कुछ पैसा कमाने का या पैसा चोरी करने का कोई इंटेंशन है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एरर क्यों हो जाता है? दी ऑकर मेनली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि सर हमको उतने अच्छे से अकाउंट्स नहीं आता। हो सकता है ना अभी कोई बच्चा क्लास 12 पास करके जॉब ढूंढ रहा था और किसी कंपनी में उसको अकाउंटेंट की जॉब मिल गई, तो उससे ये थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो सकती है, दीज आर एरर्स। या फिर एक क्या लिखा हुआ है? नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, सर लापरवाही। नेग्लिजेंस क्या होगी? लापरवाही, कि हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, फोन पे किसी से बात करते हुए काम कर रहे थे और गलती से कुछ और लिख दिया हमने। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ सर? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सर वही बात है
कि शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को क्या कहा कि आप हमारी कंपनी का चेकिंग करके हमें ओपिनियन दे दो कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऑडिटर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर of the company's state of affairs and working results, that is profit or loss or not। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया सर? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि फ्रॉड और एरर का डिफरेंस क्या है, देन इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। फ्रॉड क्या हो गया? इंटेंशनल मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एरर क्या हो गया? अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फ्रॉड जो है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रॉड कितने तरीके से किया जा सकता है। या तो आप अकाउंट्स में गड़बड़ करोगे, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, हेरा फेरी करोगे या तो पैसों का या तो सामान का। और एरर क्यों हो जाता है? क्योंकि शायद मेरे को अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, या फिर नेग्लिजेंस हो गया, कोई लापरवाही हो गया। नाउ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स। सर ये जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना, इनको इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? अब आप समझो कि एक ऑडिटर है, ठीक है, और वो कंपनी में गया। क्यों गया? ये पता लगाने के लिए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या गलत है ना? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या गलत है, ये ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? शायद ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ना सर, यही उसकी मदद करेगा। जब ऑडिटर ने देखा कि कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड्स और एरर्स हो रहे हैं, तो उसने ये ओपिनियन दिया कि भाई अकाउंट्स आपका ट्रू नहीं है। और जब उसने देखा कि भाई कंपनी में तो बिल्कुल भी फ्रॉड और एरर नहीं है, मतलब कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तब उसने शेयर होल्डर्स को ओपिनियन दिया होगा कि भाई अकाउंट्स तो क्या है, ट्रू एंड फेयर है, सही है अकाउंट्स। मतलब कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है एक्चुअली वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर रहा है। जब मैंने देखा कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर में फ्रॉड और एरर नहीं हुआ, तो मैंने बोल दिया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आपका अकाउंट्स क्या है? ट्रू है। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल समझना कि एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, और ये हो गया उसके टीचर साहब, और ये हो गया बच्चे के पेरेंट्स। ठीक, अब पेरेंट ने टीचर को पूछा कि हमारा बच्चा कैसा है ना? मतलब स्कूल में कैसे बिहेव करता है। अब टीचर के सामने ऑप्शन है ओपिनियन देने का। वो क्या बोल सकता है? गुड और बैड, है ना? कि आपका बच्चा क्या है, गुड और बैड। नाउ टीचर ने किस बेसिस पे बोला कि बच्चा गुड है या बच्चा बैड है? हो सकता है कि उसका एग्जाम का जो स्कोर है, या फिर क्लास में उसका जो कंडक्ट है, या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में उसका जो कंडक्ट है, उसको देख के टीचर ने ये ओपिनियन दिया कि बच्चा गुड है या बैड है। तो ये जो बच्चा गुड है या बैड है, पेरेंट तो ये पूछ रहा है ना कि बच्चा हमारा अच्छा है कि भाई क्लास में बदमाशी करता है। तो ये टीचर का था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देने का। ठीक है, आप समझो इस तरीके से कि टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पेरेंट को ये बोलने का कि हाँ भाई आपका बच्चा तो सही है, कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि बच्चा सही है, बिगड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि सर हमने बच्चे का क्लास में रिकॉर्ड देखा है, बच्चा क्लास में सारे सवालों के सही जवाब देता है, वो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करता है, वो हर कंपटीशन में आगे रहता है, इसलिए हमने बोला कि वो अच्छा है। तो उसी तरीके से एक ऑडिटर के बारे में सोचो कि ऑडिटर जब कंपनी में गया और कंपनी में देखा कि देयर इज नो एरर, देर आर नो फ्रॉड्स, भाई वहां पे कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कंपनी में कुछ गलत काम नहीं हो रहा है, तो मैं ओपिनियन क्या दूंगा? यही दूंगा ना कि भाई कंपनी का जो अकाउंट्स है वो सही है, वो कंपनी के बारे में ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाता है। इसलिए कहा गया कि जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक तरीके से क्या है? दीज आर द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल है। दीज आर इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर इंसिडेंटल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वैसे ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं समझाऊंगा ना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? दो ऑब्जेक्टिव हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में उसको ओपिनियन देनी है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? फ्रॉड्स और एरर्स का पता लगाना है। ठीक है, आई होप
द फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. Now let's move to the second topic, that is principles of audit. ठीक है, अब ये क्या हो गया कि ऑडिट करते समय एक ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो इसके लिए क्या है ना, आपको एक कोड में बता रहा हूँ, वो कोड ध्यान में रखना आप, तो ये आंसर आपको याद रहेगा. तो आप याद रखना ICS PWD ECS. ठीक है, तो ये देर आर 9 प्रिंसिपल्स, ICS PWD एंड ECS. I से क्या याद रखना है, I फॉर इंटीग्रिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, S फॉर स्किल्स. ठीक है, ICS का क्या फुल फॉर्म हो गया, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और स्किल्स. नाउ P फॉर व्हाट, सो P फॉर प्लानिंग. W से क्या हो गया, वर्क डन बाय अदर्स. D फॉर डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट E फॉर एविडेंस, C फॉर कंक्लूजन, S फॉर सिस्टम. ठीक है, देर आर टोटल 9 प्रिंसिपल्स, और उसका एक कोड वर्ड मैंने भी क्या बताया आपको, ICS PWD ECS. वापस से एक बार ट्राई करते हैं इसको. चलो, I फॉर क्या होगा, I फॉर इंटीग्रिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, S फॉर स्किल्स, P फॉर प्लानिंग. W से क्या हो गया, वर्क डन बाय अदर्स. D फॉर डॉक्यूमेंटेशन, E फॉर एविडेंस, C फॉर कंक्लूजन एंड S फॉर सिस्टम. ठीक है, ये टॉपिक करने में देखो अपने को 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज हमने ना अपनी जो फर्स्ट लेक्चर है ना ऑडिट सीरीज की, उसके अंदर मैं डिस्कस किया था व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. तो उसके अंदर में ऑलरेडी हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं जो यहाँ पे रिपीटेड है. तो एक बार हम लोग वो सारे पॉइंट्स चेक करते हैं. ठीक है, एज पर SA 200, SA क्या हुआ सर, SA हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बना रखे, बहुत सारे गाइडलाइंस बना रखे कि ऑडिट कैसे होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नंबर 200, द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन बिलो. देखो है ना, ऑडिटर का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑडिटर को कैसे एक ऑडिट हैंडल करना चाहिए. तो पहला क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए. ही शुड बी अ मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. ही शुड रिमेन ऑनेस्ट, इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायस. मतलब कि किसी भी तरीके का वो भेदभाव नहीं करेगा, या किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा, किसी का साइड नहीं लेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसको जो सही लगेगा वो वैसा ही बात करेगा. तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. है ना, देखो हमने बात किया था कि उसको ऑब्जेक्टिव रहना है, मतलब लॉजिक से काम करेगा, उसको ऑनेस्ट रहना है, उसको किसी का भी साइड नहीं लेना है, न्यूट्रल रहेगा. सेकंड क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या बताया था हमने, कि एक ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाता है तो उसको कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है, और कंपनी से बाहर निकलने के बाद उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि उसको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. है ना, अगर कोई उसको पूछता भी है कंपनी के बारे में तो उसको इनकार कर देना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं पता. हाँ, एक सिचुएशन में वो बता सकता है, अगर वो कंपनी से परमिशन ले ले कि भाई साहब ये आदमी जो है ये मेरे से कंपनी का कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो क्या मैं उसको प्रोवाइड कर दूं,
और अगर कंपनी कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दो इन्फॉर्मेशन, जब कंपनी को दिक्कत नहीं फिर वो इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लीगल ड्यूटी होती है ना, अब कानून की तरफ से बुलावा आया है कि आपको ये बताना पड़ेगा, वहां पे ऑडिटर मना नहीं कर पाएगा, वहां पे बताना पड़ेगा। एन ऑडिटर शुड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट acquired by him during the course of audit to any third party, है ना। हमें जो ऑडिट के दौरान बातें पता चली है वो हम किसी और को नहीं बताएंगे विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द क्लाइंट। हाँ, अपने क्लाइंट से, कंपनी से पूछे बिना तो नहीं बताएंगे, और अगर कंपनी कह देती है कि बता दो फिर अलग बात है। और एक सिचुएशन क्या, अनलेस देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज, अगर लीगल ड्यूटी है कि बताना पड़ेगा फिर हम बता देंगे। थर्ड पॉइंट, स्किल एंड कंपीटेंस। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पॉइंट कि एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी डिटेल नॉलेज ले लेनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस, उसका ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, है ना। हमने एक एग्जांपल लिया था जीएसटी का कि अगर कोई ऑडिटर है जो 2003 में 2005 में किसी ने सीए का कोर्स पास किया, उस ज़माने में जीएसटी नहीं था, और हो सकता है कि उसने आज भी जीएसटी का उतना अच्छा नॉलेज गेन नहीं किया है, तो उसको किसी कंपनी का जीएसटी का काम हैंडल नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं आता है, ठीक। या फिर उसको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पहले उसको सीखना चाहिए, उसके बाद वो काम में वो क्या करे, कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करे तो चलेगा, सही है। एन ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल एंड ही शुड अक्वायर द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बेस्ट मैनर। तो अपना काम करने से पहले उस काम की जानकारी उसको ले लेनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उसको लेनी चाहिए, फिर कोई काम करना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अब ये क्या हो गया, अब अच्छे से समझना। तो भाई इधर में है ऑडिटर और ये रहे बहुत सारे शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर के ऊपर भरोसा किया था कि भाई आप कंपनी में जाइए और आप जाकर के देख करके बताइए कि कंपनी का जो अकाउंट्स है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। तो मेरे को ओपिनियन किससे चाहिए था, ऑडिटर से, ठीक है। अब ऑडिटर को क्या लगा कि मेरा एक दोस्त है और उसको भी अकाउंटिंग नॉलेज है बहुत अच्छा खासा, तो ऑडिटर को कोई काम था, कोई पर्सनल काम, वो बिजी था, तो उसने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू कंपनी में चला जा और वहां पे जाके चेक कर और बता कि वो सब सही है कि नहीं। अब फ्रेंड ने सोचा कि भाई मेरे को क्या करना है, कुछ होगा तो ऑडिटर का है, तो फ्रेंड ने बस ऐसे ही कैजुअली बोल दिया कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो ऑडिटर का जो फ्रेंड है वो इस मैटर को लेकर सीरियस नहीं था, उसने बोल दिया हाँ भाई मैं कंपनी गया था, मैंने देखा सब कुछ सही चल रहा है। एंड ऑडिटर ने भी शेयर होल्डर्स को यही बोल दिया कि भाई कंपनी में तो सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। अब आप मेरे को बताओ कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ और पता चलता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारे एरर हो रहे थे, है ना, ये बात शेयर होल्डर्स को पता चली, तो जाहिर सा बात है कि शेयर होल्डर्स इस ऑडिटर को चार्ज करेंगे, इनको बोलेंगे कि भाई तुम तो गए थे, तुमने तो कहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, सब ट्रू एंड फेयर है, कंपनी में एवरीथिंग इज फाइन, ये देखो कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड डिस्कवर हो रहा है। तो क्या उस समय ऑडिटर ये बोल सकता है कि भाई एक्चुअली ओपिनियन मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड को मैंने भेजा था और उसने जो बोला था मैंने तो उसके ऊपर विश्वास करके आपको अपना ओपिनियन दे दिया। क्या ऑडिटर के लिए ये कहना अलाउड है या नहीं है, ठीक है। आंसर इज नो। भाई किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको पैसा दिया कि आप जाओ कंपनी में चेकिंग करो, और अगर आप किसी और के बातों पे आ गए, अगर आपने अपने फ्रेंड की बातों पे विश्वास कर लिया और शेयर होल्डर्स को एक ओपिनियन दे दी, ठीक है, तो कल को अगर कुछ भी होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलना पड़ेगा। तो आपको अगर अपने फ्रेंड की बातों पे भरोसा करना है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका फ्रेंड नहीं फंसेगा, फिर आपको ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार थोड़ा हम लोग रीड करते हैं। नाउ वेदर टू रिलाई ऑन द वर्क डन बाय अदर्स, ठीक है, मतलब किसी और के काम पे आपको रिलाई करना है कि नहीं, किसी और के काम पे आपको भरोसा करना है कि नहीं, दिस विल डिपेंड अपॉन द ऑडिटर, ठीक है। आप देख लो,
आप अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करना चाहते हो, वेरी गुड, कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आया तो आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक। नाउ वेयर ही रिलाइज ऑन सच वर्क, वो भरोसा करता है, ही कंटिन्यूज टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, ठीक है। जो भी ओपिनियन आप दे रहे हो ना शेयर होल्डर्स को, उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो। मतलब आप अपने फ्रेंड के ऊपर वो ब्लेम नहीं डाल सकते ना कि मेरे फ्रेंड ने चेकिंग किया था मैंने नहीं किया, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिटर जब जाएगा कंपनी में ऑडिट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, तो उसको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ना, और शेयर होल्डर्स को मेरे को बताना चाहिए। अब ऐसी एक नहीं, ऐसी उसको 15 20 30 बहुत सारी बातें पता चली, और वो सब कुछ क्या है ना दिमाग में याद करके बैठा कि मैं जब जाऊंगा मिलने तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बाद में ये सारी चीजें भूल जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को बताना भूल जाए। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने पास एक नोटबुक, एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसके अंदर उसको सब कुछ लिख लेना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि ऑडिटर शुड properly record the matters which are important in providing evidence to ensure that audit was conducted in accordance with the basic principles. Auditor should document the matters which are important in providing evidence. कल को अगर कोई ऑडिटर से पूछता है कि क्या सबूत है कि आपने सही से चेकिंग किया, है ना, हो सकता है कि आप ऐसे कैजुअली बता रहे हो, शेयरहोल्डर्स ने पूछा सब सही है, आपने भी बोल दिया हाँ सब सही है, क्या सबूत है कि आपने चेक करके बोला है। तो ऑडिटर को अपने पास क्या करना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना चाहिए कि हाँ भाई मैं गया था चेकिंग करने के लिए, मेरे को ये सारी बातें पता चली और तब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग। तो देखो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर जो है ना जब वो चेकिंग करने के लिए जाएगा तो ऐसे ही कुछ भी चेक नहीं करके आएगा, वो एक प्रॉपर प्लान बना के जाएगा कि आज मेरे को ये चेक करना है, अगले दिन मैं ये चेक करूंगा, एक साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से चेक करेगा। ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क सो दैट ऑडिट कैन बी डन इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑडिट एविडेंस। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर में कि ऑडिटर जो है वो कंपनी के लोगों से बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा सबूत मांगेगा कि भाई आपने ये लैपटॉप परचेज किया है कि नहीं, आपने ये कंप्यूटर परचेज किया है कि नहीं, मेरे को उसका क्या दिखा दो, एक प्रूफ दिखा दो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शायद उस शॉप का इनवॉइस या उस जो आप बोलते बिल, वो बिल ला करके दिखा देंगे कि देखो भाई हमने इस दिन ये खरीदा था, ये प्राइस पे खरीदा था। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। डायरेक्टर जो बता रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है कि हाँ भाई डायरेक्टर कह रहा है तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। फिर लास्ट में एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब अगर आपको एविडेंस मिला कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है और हमको क्या है ना डायरेक्टर्स की तरफ से इसका प्रूफ भी मिल गया है कि हाँ ये एविडेंस हुआ है, सॉरी ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर अपने को एक प्रूफ मिल जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, हम शेयर होल्डर्स को कहेंगे कि भाई हम जब आपकी कंपनी में गए हमने जितना भी ट्रांजैक्शंस देखा उन सारा का प्रूफ कंपनी के पास मेंटेन्ड है। तो मतलब कि डायरेक्टर्स जो भी बता रहे वो सब सही बता रहे। द ऑडिटर शुड डिराइव हिज कंक्लूजन एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट। तो एविडेंस जिस तरीके का मिलेगा उसके बेसिस पे हम अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे शेयर होल्डर्स के पास। अगर एविडेंस सही तरीके से मिल गया तो हम ये कहेंगे कि भाई एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। और अगर एविडेंस नहीं मिलता है ना, डायरेक्टर्स ये तो बता रहे कि हमने लैपटॉप खरीदा है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दे पा रहे, डायरेक्टर्स ये तो बता रहे हैं कि हमारे ऑफिस में नया एसी हमने इंस्टॉल करवाया लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, तो ऑडिटर ये कह देगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आपने ना ही लैपटॉप परचेज किया ना ही एसी लगवाया, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आपके पास उसका कोई बिल, कोई प्रूफ कुछ तो होता। यानी ऑडिटर्स झूठ बोल रहे हो, उसको ऐसा समझ में आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑडिटर विल डिराइव हिज कंक्लूजन एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट। तो एविडेंस के ऊपर बेस करके ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाएगा और शेयर होल्डर्स को सबमिट करेगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल
कंट्रोल। अब अकाउंट्स बनाने का जिम्मेदारी किसका होता है? क्या ऑडिटर का जिम्मेदारी है अकाउंट्स बनाने का? बताओ, क्या ऑडिटर कंपनी में अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए गया है? नहीं, अकाउंट्स बनाने का जिम्मेदारी तो कंपनी का ही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनवाएंगे, अकाउंटेंट बनाएगा, ये लोगों का ड्यूटी है अकाउंट्स बनाने का, कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल रखने का, कंपनी के अंदर सब कुछ सही चले, ये जिम्मेदारी किसका है? कंपनी के मैनेजमेंट का है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो ऑडिटर क्या करता है? सर, ऑडिटर का ड्यूटी तो होता ही इस अकाउंट्स का चेकिंग करने का कि ये सही है या गलत है ना। आप मेरे को अकाउंट्स बना के दो, मैं उसका चेकिंग करूंगा कि वो सही है कि गलत है। मेंटेनिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। सिस्टम मेंटेन करने का ड्यूटी किसका है? मैनेजमेंट का है। हाउएवर ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ द सेम, कि वो एडिक्वेट है कि नहीं, है ना, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये देखने का ड्यूटी किसका है? ऑडिटर का है। ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ द सेम अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके हिसाब से आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स है या नहीं है, ऑडिटर ये चेक करेगा। चलो, तो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक भी कवर हो गया, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमने किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, उसके अंदर में आपको पढ़ना है कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया कि ऑडिटर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेगा whether the financial statements are true and fair or not, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर में ऑडिटर क्या करेगा? फ्रॉड्स और एरर्स का डिटेक्शन करेगा। फ्रॉड क्या हो गया? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और मिस्टेक क्या हो गया? अनइंटेंशनल मिस्टेक। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। तेरा 9 प्रिंसिपल्स है ना, कौन कौन सा? ICS, PWD, ECS। I फॉर इंटीग्रिटी, कि ऑडिटर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ऑडिटर प्राइवेसी मेंटेन करेगा, कंपनी के इंफॉर्मेशन को कहीं पास ऑन नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट हो गया S फॉर स्किल्स एंड कंपिटेंस, कि ऑडिटर जो है वो पहले नेसेसरी ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद कोई काम एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, PWD के अंदर में एक पॉइंट हो गया प्लानिंग का, है ना। PWD के अंदर में एक पॉइंट हो गया प्लानिंग का, कि ऑडिटर अपना काम को अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करेगा। W हो गया वर्क डन बाय अदर्स, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। इसके अंदर में क्या बताया मैंने कि ऑडिटर अगर किसी और की बातों पे भरोसा करता है, कर सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाद में अगर कुछ हुआ तो कौन फंसेगा? ऑडिटर ही फंसेगा। और एक पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन, के ऑडिटर को अगर कुछ लगता है कि ये भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, शेयर होल्डर्स को हमें बतानी चाहिए, तो उसको एक जगह पे उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि बाद में वो भूल ना जाए। नेक्स्ट, ऑडिटर को क्या करना है? हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ उसको चाहिए, उसको हर एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस मांगना चाहिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है तो आप मेरे को इसका सबूत दिखा दो। जैसा एविडेंस उसको मिलेगा उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बनाएगा, वो अपना रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को सबमिट करेगा। एंड कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल है वो मेंटेन करने का ड्यूटी किसका है? मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है? जाके ये चेक करना कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।